हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं रेलवे जॉब एक्सप्रेस में। और इससे पहले आप लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप आप पढ़िएगा। मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, ठीक है ना, उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक लगभग पढ़ा चुका हूँ और पार्ट 4 भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से पहले हो चुकी है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे पार्ट 4A यानी कि आर्टिकल 51A से लेकर फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो जल्दी से हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है और फंडामेंटल राइट क्या होता है। वे फंडामेंटल राइट आपके पास जो दिए गए हैं वो आप कहीं न्यायालय में चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी है, वो आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हो। अब ड्यूटी आती है, तो ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे कि सरकारी संपत्ति को संरक्षित करना आपका कर्तव्य है। मैं कह रहा हूं कि जैसे हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान है। अब राष्ट्रगान कहीं पे बज रहा है तो देखिएगा, क्रिकेट के दौरान हो या मूवी हॉल में आप जाते हो तो वहां पे हाँ, चलेगा, ठीक है। बाकी आपके सवालों के जवाब मैं लास्ट में दूंगा, एंड में जो भी सवाल आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजते हो, ठीक। तो राष्ट्रीय गान में कई बार लोग वहां पे मूवी हॉल में देखा होगा पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं और कई लोग क्या कर रहे होते हैं, आपका भाई वहां पे शांति से बैठे होते हैं और कई राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तो यानी कि वो आपका कर्तव्य है, ठीक है। जो हमारे स्वतंत्रता से जुड़े हुए जो लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, या हमारे जो स्लोगन है, जो नारा है, ठीक है, उसका सम्मान करना आपका और हमारा क्या होगा, कर्तव्य होगा, ठीक है। राष्ट्र की जो धरोहर है, जो संपत्ति है, उसको बचाना या फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचाना तो हमारा क्या है, वो कर्तव्य है। और ये बातें कहां पे की गई, आपकी 4A के अंदर की गई है और आर्टिकल 51A में कहा गया, ठीक है। ये जो व्यवस्था है आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया, 42वां अमेंडमेंट किया। कब किया था, 1976 में। इसके तहत क्या किया, इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इस पर हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल किसको पढ़ते हैं भाई, 51A को पढ़ते हैं, तो वहां पे दिया गया मूल कर्तव्य का प्रावधान दिया गया। क्या कह रहा आपसे, 51A प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें क्या दिया गया आपका, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मूल अधिकारों के संबंध में इसमें दिया गया है, ठीक है ना। दिस सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम रशिया। ये व्यवस्था हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट की है, रशियन संविधान से इसको लिया गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेसिस ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। यानी भारतीय संविधान में आपने इसको अमेंडमेंट करके तो जोड़ा, लेकिन कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। इसके लिए आपकी कमेटी बनी। जैसे मैं कहता हूं कि भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए आपने के कस्तूरी रंजन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस जो के कस्तूरी रंजन ने जो रिकमेंड किया था, उसी के आधार पर भारत में शामिल की गई है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, ठीक है। तो उसी तरह से देखेगा, हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको किस आधार पर जोड़ा गया, तो आधार है आपका सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अब देखिएगा हुआ क्या, पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पूछा गया, देयर वेर द 10 ड्यूटीज इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास पहले क्या हुआ करते थे, 10 कर्तव्य हुआ करते थे। मैंने कहा ना, कर्तव्य कैसे, कि जैसे कि राष्ट्रगान, राष्ट्र धरोहर, जो सरकारी संपत्ति है, जैसे आपका वन और वन्य जीवों का संरक्षण, ठीक है, मतलब जो आपका क्या होगा, कर्तव्य होगा, वो आपके कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है, ठीक। तो पहले कितने थे आपके पास, इसी तरह से 10 कर्तव्य थे। बाद में क्या कर दिया गया, इसमें एक और जोड़ दिया गया। अब कितने होंगे, 11 होंगे। सर ये 11वां कब जोड़ा गया,
तो जो 11वां जोड़ा गया आपका, वो जोड़ा गया 2002 में, जब भारतीय संविधान में आपने 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। भारतीय संविधान में आपने 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ दिया कि आपका 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जोड़ा। क्या जोड़ा गया भाई आपका? तो ये जोड़ा गया 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है ना। 11वां कर्तव्य आपका शामिल किया गया। चलिएगा, याद रखिएगा 6 से लेकर 14 वर्ष, जो 11वां कर्तव्य था वो क्या था? 6 से लेकर 14 वर्ष, 6 to 14 ईयर तक का जो भी बच्चा होगा, प्राइमरी एजुकेशन पाना उसका फंडामेंटल राइट है, ये 21A के तहत है। लेकिन उस बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देना उसके माता पिता का कर्तव्य होगा। इसमें क्या कहा गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन देना 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को उसके माता पिता या जो भी स्पॉन्सर है, जो उसको पाल पोस रहा है, ठीक है, जो अभिभावक है उसके, उनका कर्तव्य होगा उसे क्या देना? शिक्षा देना। सिंपल सी बात है, मैं आपका पेरेंट्स माता हूं, ठीक है ना, मैं आपका अभिभावक हूं और आप हमारे विद्यार्थी हो, आप हमारे बच्चे हो, आपकी एज 6 से लेकर 14 वर्ष है, तो आपको प्राइमरी एजुकेशन देना मेरा कर्तव्य है। और आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है 21A के तहत। प्राइमरी शिक्षा पाना आपका मूल अधिकार है, वो 21A के तहत, और मेरा क्या होगा? कर्तव्य होगा। आए समझ में आपका? चलेगा। तो देखिए 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो ये आपको समझ में आ गया, ज्यादा बड़ा नहीं है। यहां से जो जो सवाल बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 51वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, सॉरी 51 कह रहा हूं मैं, आपका 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2002 में, जिसके तहत आपने क्या किया भाई? राइट टू एजुकेशन को लाए। और यहां क्या है? एक कर्तव्य और जोड़ दिया, 11वां कर्तव्य आपने जोड़ दिया, ठीक है। तो देखते हैं यहां से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। सवाल पूछा गया जैसे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और यह किससे संबंधित है? तो देखिएगा जो 11वां जो जोड़ा गया आपका, वो किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो जोड़ा गया, लेकिन है, अच्छा 11वां है ना, सॉरी 11वां जो जोड़ा गया बच्चा आपका, वो किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और भारतीय संविधान में किससे जुड़ा हुआ है? प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, जिसमें माता पिता या फिर लिखा होगा वयस्क का कर्तव्य होगा कि वो अपने माता पिता को प्राइमरी एजुकेशन दे, ठीक है, माता पिता का कर्तव्य होगा, ठीक है ना। चलेगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें के द्वारा तो आपने जोड़ा था, लेकिन वो कंप्लीट आपके क्या है? ये 11वां है, ठीक है, वो 10 जोड़े थे। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय संविधान में ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से कॉपी कर रखी है? यानी कि जो मूल कर्तव्य है उनको हमने कहां से कॉपी कर रखा है? तो उनको लिया हुआ आपका रशिया से, ठीक है। और रशिया से इसके अलावा 5 ईयर प्लान की व्यवस्था भी एडॉप्ट कर रखी है, जिसे क्या कहते हैं? योजना नियोजन करके, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं आर्थिक नियोजन। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? आर्थिक नियोजन, ठीक है, इसे कह सकते हैं आपका। जो कहां से ली गई आपकी, यानी 5 ईयर प्लान की जो व्यवस्था है वो हमने कहां से ले रखा है? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से उसको एडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। चल नेक्स्ट सवाल देखिएगा। सवाल पूछ रहे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किसकी सिफारिश ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किसने की थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? तो ये की गई थी बच्चा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा की गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर की गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किसने करी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर की गई थी, ठीक है ना। कब की गई थी? तो ये बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपने क्या कर दिया? उसे कर्तव्य बना दिया। आगे समझ में चलेगा। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल रूप से कितने थे आपका? 10 थे, बाद में एक और जोड़ दिया तो अब 11 है। तो वर्तमान में कितने, अगर पूछेगा कितने कर्तव्य हैं,
या वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 हैं और पहले कितने हुआ करते थे आपके? 10 हुआ करते थे मूल संविधान में। जहां मूल पूछेगा या ओरिजिनल पूछेगा, बेसिक पूछेगा, तो आपका 10 आएगा। जहां पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने कर्तव्य है, वहां 11 आंसर करोगे आप। ठीक है ना? चल, तो ये तो थे बच्चा हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका सवाल, और क्या क्या क्वेश्चन वहां से प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है वो मैंने यहाँ पे चर्चा कर ली। अब बात करते हैं हम लोग यूनियन यानी कि पार्ट आपका 5, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, जिसमें क्या दिया गया? यूनियन यानी कि संघ की व्यवस्था दे रखी है। और जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं। पार्ट 5, पार्ट 5 कहता है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक की यहाँ पे जो व्यवस्था है यूनियन की, ठीक है, संघ की। देखिएगा, अब हमारे पास भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। हमने कहां पे देखा था? पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 में देखा था। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर संघ का मतलब क्या है? भाई हम सबसे पहले क्या है? इंडियन है। इंडियन का मतलब हम सबसे पहले क्या आपके? भारतीय हैं। उसके बाद हम कहां से आते हैं? वेस्ट बंगाल से आते हैं। उसके बाद मैं उत्तराखंड से आता हूं, या उसके बाद हम लोग कहां से आते हैं? लद्दाख से आते हैं, या उसके बाद हम पूर्वोत्तर भारत के असम से आते हैं। यानी पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। उसके बाद देखिए, और भारत के राज्य ऐसा तो नहीं कि वेस्ट बंगाल कह दे कि मैं बांग्लादेश के साथ क्या कर सकता हूं? अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए समझौता कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या है बच्चा? आपका संघ है। यूनियन आपका क्या बना रखा है? यानी कि जो पावर है वो बना रखा है। किसी भी राज्य को इस तरह की देखेगा भारत के से अलग होना, या किसी दूसरे देश के साथ अपना निजी तौर पर, क्योंकि विदेशी मामले जो भी होंगे, ठीक है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होगा वो कौन देखेगा? आपका संघ देखेगा। संघ का मतलब क्या होगा? यूनियन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई दूसरा संघ नहीं कि जो आपका संगठन बना, उससे नहीं है। ठीक है, तो वो यूनियन देखेगा आपका। तो पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम यानी कि अलग अलग राज्यों से आते हैं, और राज्यों के बाद अब अपने क्षेत्र, भाषा, वो अलग चीज है। वो आपका पहले, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? नेशन फर्स्ट है। हम पहले भारतीय हैं, फिर जाके हम क्या हैं? अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग जो भी है आपके जाति धर्म जो भी है वो बात की कहानी है। पहले भारतीय है। आए समझ में? चलेगा। अब बात करते हैं पार्ट 5, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 151 तक ये व्यवस्था दे रखी है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनियन के पास जो पावर है, कौन कौन सी पावर है? तो एक तो आपका एग्जीक्यूटिव पावर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्यपालिका। दूसरा आपका क्या है? लेजिस्लेचर पावर है। और तीसरा क्या है बच्चा? आपका जुडिशरी पावर। और तीनों के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि किसका काम क्या होता है। अब हमने क्या देखना है? यूनियन की जुडिशरी पावर भी देखना है इस पार्ट 5 के अंदर, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर भी देखना है, और यूनियन के ही हमने यहाँ पे लेजिस्लेचर पावर भी इसी पार्ट के अंदर देखना। सिर्फ यूनियन की बात कर रहा हूं। अगला पार्ट 6 आएगा, तब हम किसकी बात करेंगे? स्टेट का यूनियन पावर, सॉरी, स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर, स्टेट की लेजिस्लेचर पावर, और स्टेट की जुडिशरी पावर। ठीक है, अब जैसे मैं जुडिशरी की बात करूं तो यूनियन में क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट। और राज्यों में क्या आएगा? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है ना? तो वो जुडिशरी में आ गया राज्यों के अंदर। आए समझ में? तो पार्ट 5 के अंदर हम केंद्र की शक्तियों को जानेंगे। केंद्र के पास क्या क्या व्यवस्था है, किस तरह की पावर है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? इसका होता है। लेजिस्लेचर पावर का मतलब होता है कि इसने क्या करना है? कानून को बनाना है, और उस कानून को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होगा? एग्जीक्यूटिव पावर का होगा। उस पर रिव्यू करने का काम किसका होगा? भाई जुडिशरी का होगा, कि भाई एग्जीक्यूटिव पावर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और ये सब किसके लिए काम कर रहे हैं? ये सब लोग, नागरिक के लिए, सिटीजन के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए एक बेहतर स्मूथ तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। समझ में आ गया? भाई जिसको समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा सर मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर समझाऊंगा। मैंने तीनों चीज बताई कि यहां हम किसको देखेंगे? संघ की
कार्यपालिका शक्ति, संघ की विधायिका शक्ति, संघ की न्यायपालिका शक्ति को यहां पर देखेंगे। जिसको समझ में नहीं आया है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप बाद में जब भी हो समय लगता है मैं कमेंट जरूर देखता हूं आप लोगों का। चलेगा, इसके अंदर सबसे पहले आर्टिकल 52 क्या कहता है। आर्टिकल 52 कहता है डील विद द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब देखेगा, हम लोग यहां कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है ना, तो ये क्या है बच्चे आपका, ये टॉपिक है किसका, एग्जीक्यूटिव पावर का। हम कह रहे हैं कार्यपालिका के तहत आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत में आर्टिकल 52 कहता है राष्ट्रपति का के पद से संबंधित है। राष्ट्रपति का क्या बच्चे यहां पे क्या दिया गया, राष्ट्रपति के पद से संबंधित है आर्टिकल 52। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और राष्ट्रपति क्या होगा, राज्य का अध्यक्ष होगा। अब आप कहेंगे सर राज्य कैसे हो गया, किसी राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति कैसे हो सकता है। बच्चे ये वो राज्य है ना जो आपने आर्टिकल 12 में पढ़ा था, उस राज्य की बात कर रहे हैं हम। उस राज्य की बात नहीं कर रहे हैं जो आज के समय पर भारत में प्रशासनिक दृष्टि से बनाए गए राज्य हैं, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जो भी आपके जो बने हैं यूटी की, ठीक है, वो राज्य नहीं है, ये वो राज्य है। तो भारत में एग्जीक्यूटिव पावर का सुप्रीम लीडर कौन होता है, याद रखिएगा, कौन होता है भाई आपका, कार्यपालिका का तो आपके राष्ट्रपति होते हैं। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन क्या होता है। अध्यक्षात्मक शासन होता है जहां पर राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का प्रधान होता है। राज्य व सरकार मतलब वहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है और वहां पर जो गवर्नमेंट व्यवस्था है, उन दोनों का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जैसे कि अमेरिका, समझ, राष्ट्रपति, वहां पर राष्ट्रपति के पास पावर होती है। उसके बाद जैसे भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है और इसकी जो विधायिका के प्रति, इसकी विधायिका के प्रति क्या होती है, जवाबदेही होती है। संसदीय व्यवस्था में सारी की सारी जो वास्तविक शक्तियां होती है वो किसमें होती है, प्रधानमंत्री में होती है। और प्रधानमंत्री किसके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति है, उसकी जवाबदेही होती है। लिखा भी है ना यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज द बच्चा रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसका एग्जाम्पल है कनाडा, ब्रिटेन और इंडिया। ये तीन देश क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हैं जहां पर क्या है, संसदीय व्यवस्था है। आपसे क्या कहा, प्रेसिडेंटल व्यवस्था जहां पर होगी वहां पर दोनों की शक्तियां, जो आपका देख लीजिएगा ना, जैसे आपका क्या बने भाई, एमएलए एमपी की बात करेंगे तो उनकी दिशा अलग है। और ठीक है सर, राज्य का मतलब प्रशासन, हाँ राज्य का मतलब प्रशासन से, यहां से राज्य का मतलब अच्छा आपका क्या है, मतलब जो आर्टिकल 12 में आपने जो राज्य पढ़ा था उस राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी स्टेट की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। आर्टिकल 12 में जो राज्य कहा गया उसकी बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। आर्टिकल 12, तो आर्टिकल 12 में राज्य क्या था कि भारत का संसद, संसद के तहत आने वाली सभी संस्थाएं, केंद्र सरकार के तहत आने वाली सभी संस्थाएं, सभी कार्याधिकारी, सभी बोर्ड, वो की बात कर रहे हैं हम लोग, समझो आपका। तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे भाई, कहीं पर क्या होता है आपका, सेमी प्रेसिडेंटल आपका लॉ भी होता है, व्यवस्था भी होती है। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन का मतलब होगा राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का क्या होगा, प्रमुख होगा। और ऐसी व्यवस्था कहां पर है, श्रीलंका और फ्रांस से इसका एग्जाम्पल है, जहां पर क्या है, सेमी प्रेसिडेंटल नियम है, यानी कि अर्ध अध्यात्मक वहां पर क्या है, शासन है, ठीक है। चलो, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, क्या पूछा गया, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इज द प्रेसिडेंट। यानी भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। उतना आप भी जानते हो कि सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होते हैं, असल में कौन होता है भाई, तो देखिएगा वास्तविक प्रमुख या प्रधान देश के प्रधानमंत्री होते हैं। देश के प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं, ऐसा कहां पे लिखा गया, आर्टिकल 53 में कहा गया।
कि वास्तविक प्रमुख तो या देश का, देखिए प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो आप भी जानते हैं कि भाई सभी शक्तियां किसके पास निहित होती है, भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है। सभी जो शक्तियां होती है भारत के प्रधानमंत्री के पास निहित होती है, ऐसा आर्टिकल 53 में कहा गया। ये आपको भी समझना पड़ेगा, ये कुछ पॉइंट है, चलेगा। अब बात करते हैं हम लोग क्या है कि भारत में जो आर्टिकल 55 क्या कहता है, समझो। आर्टिकल 55 कहता है प्रोवाइड फॉर द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पास्ट इन द प्रेसिडेंटल एंड वाइस प्रेसिडेंटल आपका इलेक्शन एक्ट 1952। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम किस वर्ष लाया गया, 1952 में पारित किया गया था। ठीक है, अब जो 1952 में जो पारित किया गया था वो व्यवस्था कहां पर रखी आपने, आर्टिकल 55 में रखा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी विधियों का प्रयोग किया जाता है, समझ, यही तो कहा गया आपका कि भाई देखो प्रोवाइड फॉर द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और जिसको कब लाया गया था आपका 1952 के अधिनियम में लाए थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 55 में रखा। सबसे पहले देखिएगा राष्ट्रपति निर्वाचन कैसा होता है आपका, भाई डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है। और कैसा होता है बच्चा आपका, अनुपातिक। अनुपातिक का मतलब देखिएगा प्रेसिडेंटल विल बी इलेक्टेड थ्रू द इनडायरेक्ट आपका परपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल आपका, देखिएगा ट्रांसफरेबल वोट होता है आपका, यानी कि एकल संक्रमण पद्धति के रूप में और आर्टिकल 55 में दिया गया। देखिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वोट आपके पास होना चाहिए, तो टोटल जो मत पड़े उन मतों का 50% +1। कहने का मतलब है कि आपके पास कितना होना चाहिए भाई, 51 वोट होना चाहिए अगर 100 वोट पड़े। लेकिन वोट परसेंट की बात की गई, टोटल जो वैलिड मत है, टोटल जो क्या है आपके वैलिड यानी कि जो वैध मत है, उन वैध मतों का 50% +1 होना आवश्यक है भारत के राष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, दूसरा आपने देखा क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा भाई। ठीक है, और एकल संक्रमण का मतलब क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति के वोट के लिए 100 लोगों ने वोट किया, तो 100 लोगों ने वोट किया कितने कैंडिडेट के लिए, 3 कैंडिडेट है, ए बी सी। ये 3 कैंडिडेट क्या कर रहे हैं आपका, इस बार प्रेसिडेंटल इलेक्शन लड़ रहे हैं 2024 में। अगर ऐसा होता है तो 3 लोग आपका क्या हो रहे हैं कि प्रेसिडेंटल इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो वोट दिया जाएगा वो वोट दिया जाएगा बच्चा आपका कैसा, तो याद रखिएगा प्रेफरेंस वाइज। पहला व्यक्ति वोट देने गया तो उसने अपनी पहली प्राथमिकता किसको कहा, सी को। अगर उसने कहा कि सी नहीं बनता है तो मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी कि ए नाम वाला व्यक्ति प्रेसिडेंट बने। तीसरी प्राथमिकता मेरी क्या, यानी कि वो क्या कर रहा है, प्रेफरेंस वाइज दे रहा है। मेरी फर्स्ट चॉइस है कि सी व्यक्ति बने, मेरी दूसरी प्राथमिकता है कि अगर सी नहीं बनता है तो ए बने, और मेरी तीसरी प्राथमिकता है कि अगर ये भी नहीं बनता है तो तीसरे नंबर पे मैं चाहूंगा कि बी बने। ठीक है, ये कंडीशन होती है आपका वोट देने की। यहां ऐसा नहीं होता है कि आपने वोट देने गए, ईवीएम मशीन पर आपके 5 बटन थे, आप किसी एक पार्टी के कैंडिडेट का बटन के सामने वाला बटन दबाया तो उसको वोट पड़ गई, आप बाहर निकल गए। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, आपको सभी कैंडिडेट को अपने चॉइस के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया जाता है, चलेगा, ये तो ऐसा ये प्रणाली हो गई। अब ट्रांसफर की बात करेंगे। ट्रांसफर क्या होता, सोचेगा कि किसी कंडीशन में कैंडिडेट जो सी है उसको कितना 40% वोट पड़ा है, कैंडिडेट सी को 40% पड़ा है, और कैंडिडेट ए को भी कितना पड़ा है, 40% वोट पड़ा है, और 20% वोट किसको पड़ गया, यानी कि आपका बी को पड़ गया। आप तो कह रहे हैं सर तीनों को वोट दिया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि पहली प्राथमिकता 20% लोगों की, 40% लोगों की क्या है, सी है। पहली प्राथमिकता 40% लोगों की क्या है, ए है। और पहली प्राथमिकता फर्स्ट देखेगा 20% लोगों की क्या है, बी है। अब इस कंडीशन में
नहीं नहीं नहीं, आपको तीनों को देना पड़ेगा ना, आपको तीनों को देना पड़ेगा। समझो, आपके पास प्रेफरेंस है ना, दो को क्यों देना है, दो बार वोट नहीं देंगे, एक ही बार में, जैसे कि आपका एक ही बार में तीन प्रेफरेंस। जैसे हम लोग एसएससी का एग्जाम देते हैं, तो एसएससी में क्या होता है ना कि आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। आप इलेक्ट्रिकल से सीपीडब्ल्यूडी में जा सकते हो, आप ईएमई में भी जा सकते हो, आप बहुत सारे डिपार्टमेंट में जेई पद पे जा सकते हो। तो वहां पे क्या होता है कि आपका सीबीटी 2 के बाद, जहां तक मुझे लगता है कि यह पहले ही ऐसा होता हो, ये नहीं पता मुझे कहाँ पे आता है, लेकिन प्रेफरेंस देना पड़ता है कि मुझे पहली प्राथमिकता क्या है। आपकी कट ऑफ ठीक है, पहली प्राथमिकता ही आपने सीपीडब्ल्यूडी डाल दिया और आपकी कट ऑफ है अच्छी, तो आपको मिलेगा ना। आपने दूसरी प्राथमिकता क्या डाल दी, ईएमई डाल दी, तो आपको ईएमई मिलेगा, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है ना, चलेगा। तो देखेगा, ये है भाई आपके आर्टिकल, देखिए सॉरी, परसेंटेज। अब सोच लीजिएगा कि जहां इक्वल हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये जनाब तो पहले ही बाहर हो गए। अब बना तो कोई नहीं ना, मैंने आपसे क्या कहा था, क्राइटेरिया 50% से कम नहीं होने चाहिए, टोटल वोट का 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 50%, अब देखा जाएगा इस बी के वोटों को, क्या मैंने कहा था ना कि ट्रांसफर किया जाएगा, इस बी के वोटों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन दोनों में, ठीक है। टोटल देखेगा 100 लोगों ने वोट दिया, भाई 100 लोग थे, आप सभी 100 ने इसको भी वोट दिया, 100 ने इसको भी दिया, 100 ने इसको भी दिया, यानी कि 100 लोगों ने अपने वैलिड पेपर में ए बी सी प्रीफरेंस दे दिया, ठीक है। अब 100 में से 20 लोगों ने क्या करा है, पहली प्राथमिकता किसको चुना है, बी को चुना है। अब उनकी देखी जाएगी, जो 100 में से देखिएगा, उन 100 में से देखा जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, आपका 100 लोगों ने वोट दिया, तो उनमें से 20 लोगों की पहली प्राथमिकता क्या थी, बी था। इन 20 लोगों का सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, इन बी का सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, जो ट्रांसफरेबल मैंने कहा था ना। अगर देख लीजिएगा उन 20, इसके 20 जो इसको, जिसकी पहली प्राथमिकता क्या थी, बी थी, जिन 20 लोगों की, उनकी सेकंड प्राथमिकता क्या है। अगर सेकंड प्राथमिकता में क्या हो जाता है, आपके 15 वोट किसको चले जाते हैं, भाई सेकंड नंबर पे 15 वोट किसको दिए थे, सी को दिए थे, और 5 वोट किसको दिए थे, उन्होंने ए को दिए थे। तो इस कंडीशन में इसके पास कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और इसके पास कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर चुका है, 50% को भी क्रॉस कर चुका है, और वोटिंग में बात करें तो 51 से भी आगे पहुंच चुका। तब आपका क्या हो जाएगा, सी को विनर माना जाएगा। लेकिन समस्या कहां पर होगी, अगर 10 लोगों ने दूसरी प्राथमिकता सी को दी है और 10 ही लोगों ने किसको दी है, ए को दी है। उस कंडीशन में क्या हो गया, 50 वोट 50% हो रहा है, फिर तो समझो उस कंडीशन में क्या हो गया, तब यहां पे दूसरे बार के आपको वोट कराने पड़ेगा। ऐसा हुआ है नीलम संजीव रेड्डी के संबंध में। नीलम संजीव रेड्डी के संबंध में क्या हो गया, वोट का पहले बार में जब हुआ आपका, दूसरी बार का जब काउंटिंग हुई तो भी क्या हो जाएगा, मतलब जो ट्रांसफर किया उसमें भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो उसके बाद दोबारा जब चुनाव कराएंगे तब जाके कोई उनका अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। इस वजह से नीलम संजीव रेड्डी भारत के अकेले भारत के राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध क्या बने, आपके राष्ट्रपति बने, यानी उनके अपोजिशन में कोई नहीं था। आगे समझ में ये पद्धति, ये समझ में आ गया। अब नहीं आए तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं भाई। तो ये तो 55 में मैंने कहा पहली व्यवस्था कि भारत के राष्ट्रपति को इनडायरेक्ट वोट दिया जाएगा, और वोट क्या होते हैं, आपके ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। यानी कि एकल संक्रमण पद्धति को अपनाया जाता है, जिसमें 50% वोट लाना आवश्यक है, 50% में पास होना है। ऐसा नहीं कि आपने 100 सीटें निकाली, अब 100 में से भाई एक बार एक जमाने में होता था ना कि कोई एक नंबर ले रखा, उसका भी सिलेक्शन हो गया, किसी के 2 नंबर आए, क्योंकि उस पूरे पेपर में जितने लोग बैठे थे उनके 10 नंबर से ऊपर आए ही नहीं। पेपर आपने इतना टफ बना दिया, मतलब सिलेबस से हट के बना दिया कि मार्क्स आए नहीं। लेकिन बाद में क्या किया गया, अगर SC ST का है तो उसके 30% होना जरूरी है, और अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो 45% मार्क्स लाना जरूरी है। तब जाके देखा जाएगा कि वो कट ऑफ में कहां पे बैठता है सही से, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर सारे के सारे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम दिया और 33 नंबर वाला टॉपर है तो सबको सिलेक्शन दे ही दिया जाएगा, तब भी 33 के बाद के 10 लोगों को चुना जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। जो 33% कम से कम लाना पड़ेगा,
33 नहीं 30 है शायद, SC ST के लिए 30 नंबर, 30% है, ठीक है। दूसरा देखिएगा सर, वोट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट के वोटिंग में कौन कौन भाग लेता है, तो प्रेसिडेंट के वोट में बात करूं तो वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ वोट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्यों के वोट वैल्यू क्या होगी। राज्य विधानसभा के सदस्यों की वोट वैल्यू क्या होगी, तो देखिएगा उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की देखिएगा पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल इलेक्टेड आपका मेंबर, लेजिस्लेटिव मेंबर अपॉन या इनटू आपका इनटू 1/1000। सोच लीजिएगा कि मैं जैसे यूपी की निकालता हूं, तो यूपी का क्या कहा आपने, यूपी की जो जनसंख्या, यूपी की क्या है आपका टोटल जनसंख्या, संपूर्ण क्या आएगा आपका जनसंख्या, अपॉन क्या आ जाएगा, यूपी विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है 403 इंटू 1/1000। ये यूपी के अंदर क्या आ जाएगी, एक एमपी की वोट वैल्यू, एमपी नहीं एमएलए, ये यूपी के अंदर क्या आ जाएगी, एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल जाएगी। समझो, एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल गई, तो यानी कि वहां पे कितने हैं 403 है, तो 403 से जो इसका रिजल्ट निकलेगा उसको क्या कर लेंगे, यहां पे मल्टीपल कर लेंगे और यूपी के अंदर एमएलए की वोट वैल्यू निकल गई। लेकिन एमएलए समझ, जो आपका एमएलए है उनकी वोट वैल्यू अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि जनसंख्या भी तो है यहाँ पे। अब मैं जैसे उत्तराखंड की बात करूं, वही उत्तराखंड की संपूर्ण जनसंख्या, और उत्तराखंड में सीटें कितनी है 70 है, लेकिन उत्तराखंड के जो पॉपुलेशन है वो भी तो कम है, तो उत्तराखंड के एमएलए की जो वोट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझो, वोट वैल्यू क्या हो जाएगी उत्तराखंड के एमएलए की, वो कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू उस किसकी तुलना में, भाई यूपी की तुलना में। आप कह रहे नहीं सर यूपी में सीटें भी तो ज्यादा है, भाई पॉपुलेशन भी तो ज्यादा ही है ना। समझो आपका, ये तो 1971 की जनगणना के अनुसार है, चलेगा। ये समझ में आ गया। यानी पहली कंडीशन क्या थी, वोट वैल्यू, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी राज्यों के लिए ऐसा होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखेगा सर एमएलए का तो आपने निकाल दिया, एमएलए की वोट वैल्यू क्या होती है। हर राज्यों के लिए वोट वैल्यू आपकी अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट वैल्यू एक समान हो, नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन है, सीटें हैं, ठीक है, तो उस आधार पर कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की 11 आई तो हो सकता है उत्तराखंड की 8.25 आ जाए। ठीक, दूसरा देखिएगा वोट वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी आपके जो एमपी है, ये तो विधायक थे और ये आपके सांसद है, एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, एमपी की वोट वैल्यू निकालेंगे, देखिएगा समस्त राज्यों के विधानसभाओं के मतों का मूल्य। अब देखिएगा मैंने आपसे क्या कहा कि आपने 403 इंटू उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट वैल्यू निकाली और इसको क्या कर दिया, आपका जोड़ दिया। उसी तरह से 70 गुणा क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के एक एमएलए की वोट वैल्यू जो निकलेगी उसको इंटू करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इनका कितना निकला, इनका निकला 1000, ठीक है, इनका कितना निकला भाई 850 निकला। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं। तो इस तरह से टोटल 28 राज्यों के मतों की वैल्यू जोड़ देंगे। फॉर्मूला देखिएगा, एमएलए का तो हमें पता ही था, एमएलए का हमें वोट वैल्यू कैसे निकालनी है वो तो हमें पता ही था, अभी बताया ना हमने कि वहां की पॉपुलेशन बटे वहां की क्या हो जाएगा अपॉन वहां के एमएलए सीटें जितनी है इंटू 1/1000। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देंगे, सभी 28 राज्य प्लस आपका दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के मतों की वैल्यू को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या करना है, जैसे यूपी का निकला 1000, उत्तराखंड का 850, इसी तरह से महाराष्ट्र, बिहार, सबका अपना अपना आएगा, अलग अलग आएगा और उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहां लिखा हुआ है समस्त राज्यों के विधानसभाओं के मतों का मूल्य, यानी कि 28 प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, उसको हम इसमें जोड़ देंगे। जोड़ के जो निकलेगा वो राज्य विधानसभाओं के मतों का वैल्यू निकलेगा। ठीक है ना, वोट वैल्यू,
वोट वैल्यू ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। और टोटल इलेक्टेड मेंबर, यानी कहां के, संसद के टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने होंगे वो भी देख लेते हैं भाई। देखिएगा लोकसभा में कितने होते हैं, तो लोकसभा में होते हैं हमारे 543, जबकि राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, 238 होते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा में इस बार 543 गए, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो 545 है, समझो, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 250 है। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, 12 आपके नॉमिनेट होते हैं और यहाँ चुन के आपके 543 ही आ रहे हैं, बाकी सीटें आपकी क्या है, रिक्त है। समझो कहां पे मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा में भी सीटें आपकी रिक्त है। आगे समझ में, तो संसद के इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये कहां जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। समस्त राज्यों के विधानसभाओं के मतों का मूल्य अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्यों का कुल संख्या कितनी है, तो 543 प्लस 250 यहां करेंगे तो संसद के सदस्यों की, निर्वाचित सदस्यों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आ गया समझ में ये वाला। अब चलते हैं सर, आप ये तो बताइएगा भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल सिस्टम में कौन कौन भाग लेता है। भारतीय प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल सिस्टम में कौन कौन भाग लेता है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या आएगा, ऑल इलेक्टेड मेंबर आएगा, ऑल इलेक्टेड मेंबर आएगा, ठीक है। इसको इलेक्टेड कर लेना, इसको इलेक्टेड मेंबर कर लेना। भारत के राष्ट्रपति का इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में आर्टिकल 54 में दिया गया। आर्टिकल 54 कहता है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। यहां लिखा हुआ है ना, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ, दिखेगा आपका लोकसभा, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी राज्यों के राज्यसभा के सभी सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के, यानी उत्तर राज्य विधानसभाओं के सभी इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, आपका इसमें भाग लेते हैं। किसमें, भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल सिस्टम में, ठीक है ना। भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल सिस्टम में सभी क्या करेंगे, आपका भाग लेंगे। कौन कौन भाग लेंगे, तो देखिएगा सभी इलेक्टेड मेंबर, सभी इलेक्टेड मेंबर, राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सवालों की तरफ। भाई बताएगा इस सवाल का आंसर क्या आएगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। सही है भाई आपका, लेते हैं ना, सभी नहीं लेते, नहीं लेते हैं, इलेक्टेड लेते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है भाई आपका। दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो उपरोक्त में से सभी सही होता अगर आपका यहाँ पे क्या लिखा होता, सभी सदस्य लिखा हुआ ना उसने, तो ऑल इलेक्टेड मेंबर आएगा, इसमें इलेक्टेड मेंबर आएगा बच्चों आपका, ठीक है। वहां पर आधा अधूरा चला गया था ना, तो यहाँ पे तब आंसर इसका आएगा डी, तब डी आएगा। अगर यहां लिखा होता देखिएगा लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यहां निर्वाचित लिखना था, निर्वाचित सदस्य, ये सभी के सभी क्या करते हैं, आपके भाग लेते हैं, तब आपका आंसर क्या आना था, डी आपका सही बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूट इन इंडिया। भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो जो संवैधानिक प्रमुख होता है आपके, वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। और वास्तविक कौन होता है भाई, एक्चुअल में कौन होता है, वास्तविक होता है भारत के प्रधानमंत्री, वास्तविक भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि जो राष्ट्रपति क्या होते हैं आपका, संवैधानिक होते हैं, ठीक है। चलेगा, जस्ट 1 मिनट है, यहां से आगे हम लोग अगले स्लाइड की आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो भाई हमने पार्ट 5 को पढ़ रहे हैं, और पार्ट 5 में
ये चीजें देखी अभी आपने, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 56 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल और पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ये तो आप भी जानते हुए देखिएगा, क्या कुछ पूछा गया, 5 ईयर का टर्म होता है। यहाँ पे क्या दिया गया, टर्न एंड टर्नेचर ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये क्या दिया गया आपके, इन केस ऑफ द कैजुअल वैकेंसी द वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, आपका टेक ओवर द हिज ऑफिस, ठीक है। लेकिन कब तक, आकस्मिक रिक्त होने पर, भारत के राष्ट्रपति का अगर पद क्या हो गया आपका रिक्त हो गया है, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस कंडीशन में कौन संभालेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान समय पे डी वाई चंद्रचूड़ है। लेकिन कब तक, ये भी कब तक संभालेंगे, तो याद रखना किसी भी स्थिति में आपको आर्टिकल 54 के तहत जो प्रक्रिया है, यानी इलेक्शन कमीशन ही तो देख रहा है उसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा 6 माह के भीतर भीतर आपको ये भरना आवश्यक है। समझो, 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये पद भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। यदि वर्तमान समय पे द्रौपदी मुर्मू क्या करते हैं, रिजाइन देती है, तो किसको देंगे, भारत के वाइस प्रेसिडेंट को सौंप देंगे। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि आपके जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ को इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देना आवश्यक है, यानी कि ओम बिरला को देना आवश्यक है। आगे समझ में, आर्टिकल 56 के अंदर ये व्यवस्था दी। बहुत आसान है चीजें, लेकिन अब कई बच्चे कहते हैं सर मेरे को आर्टिकल याद नहीं हो रहा है। अरे प्रभु, भूख लगी होगी तो सब याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। आर्टिकल नहीं हो रहा तो पार्ट 5 कर लीजिएगा, पार्ट 5 में हम क्या पढ़ते हैं उसको देख लीजिएगा। भाई मैं एग्जीक्यूटिव पावर बता रहा हूं, भारत के राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलेगा, अब बात करते हैं आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति के, समझो 59 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। देखिए कंडीशन, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आपको भारत का राष्ट्रपति बनाया जाए तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ हाउस और द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द, देखिएगा एज्यूमिंग दिया गया आपका ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, हिज द मेंबरशिप शैल बी कंसिडर्ड वेकेंट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया गया कि यदि आप क्या होंगे, किसी राज्य के अंदर एमएलए हो या आप भारत में एमपी हो, तो देखिएगा राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद आपकी सदस्यता को क्या माना जाएगा, रिक्त मानी जाएगी। राष्ट्रपति किसी भी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, यानी कि आपको आर्टिकल 59 कहता है पहली शर्त यह है कि ना तो आप एमपी होंगे, ना एमएलए होंगे, और ना ही उस समय पर आप भारत में किसी के लाभ के पद पे होंगे। समझो, भारत में आप किसी भी लाभ के पद पे, यानी कि सचिव हैं, आप कहीं पे विदेश सेक्रेटरी बना रखे हैं, किसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको कैग बना रखा है, आपको महान्यायवादी बना रखा है, ठीक है, ये नहीं संभव। तो याद रखिएगा, ये शर्तें रखी गई आपका 59 के तहत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 60 कहता है, 60 कहता है भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के संबंध में दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, श्रेष्ठ या मुख्य न्यायाधीश, उन्हें क्या देते हैं, पद या गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। किसको, भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को पद या शपथ कौन दिलाएगा, तो यह दिलाया जाएगा किसके द्वारा, तो आर्टिकल 60 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अगली प्रक्रिया होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 कहता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कोई मुझे ही बताएगा कमेंट्स बॉक्स में, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, जो भी विद्यार्थी, तो जरूर बताएगा कि इम्पीचमेंट की व्यवस्था हमने कहां से ली है। और इम्पीचमेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया। समझो, महाभियोग जिसे हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब है कि आपको पद से हटाने की प्रक्रिया। ये व्यवस्था हमने एडॉप्ट कर रखी है कहां से, तो यहां लिखा भी है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि यह व्यवस्था भारतीय संविधान में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। दिस प्रोविजन हैज बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
भारतीय संविधान में यह व्यवस्था हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया हुआ। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, जिसे क्या कहते हैं, महाभियोग कहा जाता है। समझ, जिसे क्या कहा जाता है बच्चे, आपका महाभियोग कहा जाता है, जो कि अमेरिका से लिया गया। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसके प्रमुख जो बिंदु है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, आपके पॉइंट है, जो की पॉइंट है, वो क्या क्या है, जो हमें याद होना चाहिए। जैसे हमने भारत के राष्ट्रपति के इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के प्रमुख देखिएगा। राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समयावधि से पहले, यानी कि अभी उनका टर्म है, आप उनको क्या कर रहे हैं, पहले ही समय, उनका जो टर्म खत्म होने से पहले उनको क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। तो उसके लिए प्रक्रिया है, पूर्व हटाया जा सकता है यदि उन्होंने विधि या संविधान का अतिक्रमण किया हो। क्या क्या हो, देखिएगा, प्रेसिडेंट के को रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव बिफोर द उनका एक्सपायरी लिखा हुआ यहाँ पे, यानी कि उनका जो टर्न है, जो अभी जो टर्न है बच्चा, उससे पहले हिज टर्म, ठीक है ना, यानी कि उनके कार्यकाल से पहले उनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, उन्होंने अपना जो वायलेट द लॉ ऑफ द बच्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया, समझो, या उसका अतिक्रमण किया, तो जिस कारण से उनको हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने की प्रक्रिया, ऐसा करने के लिए सदन को 14 दिन पूर्व, ऐसा करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो हाउस है ना, हाउस को 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित प्रस्ताव देना पड़ेगा। लेकिन जो लिखित प्रस्ताव है, उसके पीछे भी क्राइटेरिया है। 14 दिन पहले ही आप भारत के राष्ट्रपति को रिटर्न में क्या दे रहे हो, लिखित में सूचना दे रहे हो। लेकिन जो लिखित सूचना है वो कैसे तैयार की जाएगी, उस पर भी कहा गया। देखिएगा, इस तरह का प्रस्ताव को सदन में कम से कम, मतलब जो राष्ट्रपति को आप 14 दिन पहले जो सूचना दे रहे हो, उसको, उस ड्राफ्ट को पास करने के लिए 1/4 यानी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। 1/4 मेंबर के सिग्नेचर होने क्या उसमें आवश्यक है, यह भी ध्यान रखिएगा। 14 दिन पूर्व तो आप दे रहे हो, लेकिन जो आपने ड्राफ्ट किया वो हाउस में पास होगा, और उसमें कम से कम 1/4 मेंबर की क्या होनी चाहिए, सदस्यों के सिग्नेचर होने आवश्यक है। ठीक है, अब चलेगा, ये सब कुछ हो गया, राष्ट्रपति को दे दिया। महाभियोग का प्रस्ताव आप किसी भी हाउस में लेके आ सकते हो। 14 दिन बाद आप प्रक्रिया शुरू करोगे, तो आप चाहे लोकसभा में लेके आओ, राज्यसभा में लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। ध्यान रखिएगा, हटाने की प्रक्रिया में लोकसभा राज्यसभा के सभी मेंबर भाग लेंगे, यानी कि इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सिर्फ कौन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के। अब विधानसभाओं की तरफ में नहीं गया, या मैं दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा नहीं गया। हमने क्या कहा, सिर्फ कौन भाग लेंगे, लोकसभा राज्यसभा के सभी मेंबर। मैं इलेक्टेड नहीं कह रहा हूं, इलेक्टेड कब कहा मैंने, 54 में कहा, 61 में नहीं कह रहा हूं। ठीक है, अगर इस तरह का प्रस्ताव आप पारित करते हो, तो पारित करने के लिए जितने भी आपके उपस्थित प्रेजेंट मेंबर हैं, उनका 2/3 2/3 क्या होना चाहिए, बहुमत से आपको ये पास करना पड़ेगा। यानी कि अगर उस दिन 543 में से सोच लीजिएगा कि कितने भाई, आपका भाई 250 कहां पे होते हैं, 250 होते हैं आपके लोग राज्यसभा में, उसमें से 240 है, तो 240 का 2/3 कर दीजिएगा। ठीक है, अब सोच लीजिएगा कि प्लस क्या होगा आपका, यहाँ पे 543 में से 542 आपके उपस्थित है कहां पे, लोकसभा में। तो इन दोनों को जोड़ो और उसका क्या करेगा, 2/3 कर लीजिएगा, 2/3 कर लीजिएगा। तो जो 2/3 निकलेगा वो जरूरी है, उसके तहत पास होना जरूरी है, तभी हो पाएगा। ठीक है ना, ये कहानी है हमारे इम्पीचमेंट की। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी आयोग की देख रेख में होंगे। समझ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है, चुनाव आयोग की देख रेख में होता है। और ये कहा गया 71 में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होगा, उस विवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट निपटारा किया जाएगा। आर्टिकल 71 में ऐसा प्रावधान दिया गया और ऐसा प्रावधान वहां पे कहा गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का सेशन, जहां पे हमने इसके बाद पार्ट 5 के बारे में ही हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।
आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। जो भी आपके सवाल है कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलेगा, धन्यवाद।